हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो आज हम लोग हमारी डेली 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अ डे सीरीज में इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को जो भी हमारी ये सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है इसका आप लोग काफी बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आज टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग कोशिश करोगे जैसे जैसे आप लोग सेशन को देखोगे तो जो हमारा चैट बॉक्स है उसके अंदर अपने आंसर को मार्क करोगे। और अगर आप इस सेशन को बाद में देख रहे हो तो जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जरूर लिखोगे कि कितने क्वेश्चन जो है वो आपके 10 में से सही है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो सीरीज चलाई जा रही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपका रिवीजन करवाना है। यानी कि आप लोगों ने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है तो इन 10 एमसीक्यूज की सहायता से जो है उसको असेस करिए, जो आपके वीक एरियाज उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके ऊपर मेहनत करिए, ताकि फाइनल एग्जाम में जो एरियाज जिनके ऊपर आज आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप फाइनल एग्जाम में उन एरियाज के ऊपर भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आज के सेशन की शुरुआत करें, जो शेड्यूल है वो आप सारे के सारे लोग जो है वो स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो है वो अलग अलग डेज पे जो है वो अलग अलग टाइम पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है हमारे द्वारा करवाई जा रही हैं। क्लियर, चाहे वो स्ट्रैटेजी वीडियोस की बात की जाए, डेली करंट अफेयर्स की बात की जाए, चाहे अभी जैसे आपका टैक्सेशन का पेपर भी आ रहा है उससे रिलेटेड जो है वो एक वीडियो की बात की जाए, या उसके साथ साथ जो है वो हमारे प्रीलिम्स या मेन स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात की जाए, ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो पंजाब सक्सेस मंत्रा के द्वारा आप सब लोगों के लिए रन किए जा रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला सवाल है उसके ऊपर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। इसमें पहली स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट कैन इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट बट कैन नॉट रिड्यूस इट। सेकंड है, ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तो दो स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने दी गई हैं, तो जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए। क्लियर, देखिए इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जो है वो इसका आंसर डी किया हो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंगली दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप लोगों से जो डायरेक्शन दी गई है वो क्या है। आप लोगों से पूछा गया है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो पहली स्टेटमेंट है ये भी आपकी गलत है, क्योंकि जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 को रीड करता हूं तो वहां पे पार्लियामेंट के पास प्रॉपर पावर दी गई है कि वो किसी भी एक स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है। क्लियर, तो ये सारे के सारे जो पावर्स है, ये नई स्टेट की क्रिएशन कर सकती है। तो ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 3 ने पार्लियामेंट को दिए हुए हैं। तो यही कारण है ये जो लिखी हुई स्टेटमेंट है दैट इज कैन नॉट रिड्यूस इट, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्लियर, पहला तो चलिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एरिया है उसको तो इंक्रीज किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है जो ए बिल फॉर द पर्पस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए आर्टिकल 3 ने पार्लियामेंट को यह पावर दी है, पार्लियामेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर, जो स्टेट्स हैं उनके एरियाज को इंक्रीज या डिक्रीज करती है। क्लियर, तो मेन बात यहां पे है कि जब पार्लियामेंट का यहां पे जिक्र किया गया है तो इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। यही कारण है जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है ये भी क्या है, इनकरेक्ट है, और आपकी जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यही कारण है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। तो देखिए, तो आप सब लोगों को आर्टिकल 3 के बारे में पता होना चाहिए, चाहे किसी के एरिया को इंक्रीज किया जाए, डिमिनिश किया जाए, खत्म किया जाए, बाउंड्रीज को ऑल्टर किया जाए, किसी के नाम को चेंज किया जाए स्टेट के। क्लियर, तो इस सारे का सारा जो अधिकार है वो किसके पास रहता है, ये पूरे की पूरी जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास रहती है, जहां पे पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करके सारे के सारे जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको परफॉर्म कर सकता है। पर एक चीज ध्यान रखिए, एज पर आर्टिकल 3 जब भी इस तरह का बिल प्रपोज किया जाएगा पार्लियामेंट में तो उसके लिए जो है वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। और प्रेसिडेंट जो आपकी कंसर्न्ड स्टेट्स हैं, यानी कि मान लो जैसे जब आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना की फॉर्मेशन की गई थी तो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो उससे उसकी राय पूछी गई थी कि आप लोग चाहते हो कि तेलंगाना की फॉर्मेशन हो या ना हो। तो जो उस जमाने में आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी उसने तेलंगाना की फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना बना, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है उसका कोई भी से नहीं होता। यानी कि वो नो डाउट अपना जो डिसीजन है वो बता सकती है कि वो सेक्शन से खुश है या नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के ऊपर जब उसकी कोई बाइंडिंग या ऑब्लिगेशन नहीं रहती है। क्लियर, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग सेपरेट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। क्लियर, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो आप लोगों ने देखा जब यहाँ पे अंग्रेज आए, ब्रिटिश जब यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने अलग अलग एक्ट्स के थ्रू हमारे देश को चलाने की कोशिश की। तो पहले तो पूरे का पूरा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हुआ करता था, लेकिन इनमें से एक ऐसा एक्ट था जहां पे जो प्रोविंसेस थी, जिनको आज हम स्टेट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं,
वहां पे उन प्रोविंसेस या स्टेट्स को भी प्रॉपर पावर जो है वो एक लॉ के थ्रू दी गई। तो वही जो है वो आप लोगों से सवाल पूछा गया है। तो जल्दी से जो अब अपना आंसर मार्क करिए कि जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही है। क्लियर, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज 1919। आप में से कुछ लोगों ने शायद 1935 टिक किया होगा। देखिए 1935 में तो डिवीजन हुआ था, नो डाउट, वहां पे हम लोगों को प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर्स देखने को मिलती है कि सेंटर के लिए जो है वो आपकी फेडरल लिस्ट बनी थी जिसके ऊपर सेंटर जो है वो लेजिस्लेट करेगा, प्रोविंशियल लिस्ट बनी थी, कॉन्करेंट लिस्ट बनी थी। लेकिन इससे पहले 1919 एक्ट में डिवीजन 2 लिस्ट में हो चुका था, जहां पे सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, जिसमें प्रोविंशियल लिस्ट पे हम लोगों ने प्रोविंशियल डायरकी को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा था। तो शुरुआत जो है वो 1919 से यानी कि 1919 से हुई थी। यही कारण था, यही कारण है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। क्लियर, तो आप लोगों से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पहला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स फ्रॉम मुस्लिम लीग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं थे। और दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट एज ए पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसी ने ही पार्लियामेंट की तरह काम किया। क्लियर, तो 2 स्टेटमेंट्स है, तो जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है वो क्या है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ए। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है वो आपकी इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स कितने थे, 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 296 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस में से आने थे। और उन्हीं ब्रिटिश प्रोविंसेस में से जो है वो मुस्लिम लीग ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था और मुस्लिम लीग के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे। ये अलग बात थी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसकी जब हम कॉम्पोजिशन को डिस्कस करते हैं तो मुस्लिम लीग भी उसका हिस्सा थी। और दूसरी स्टेटमेंट जो वो बिल्कुल सही है। क्लियर, यही रीजन है कि आपका जो आंसर आएगा वो आपका ए आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने पार्लियामेंट की तरह काम किया जब तक हमारे यहाँ पे 1952 में इलेक्शन नहीं हुए और पहली हम लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट नहीं भेजी। तो उससे पहले जो भी कानून बनाने के अधिकार थे अदर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग वो किसके पास हुआ करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास हुआ करते थे। क्लियर, तो देखिए 208 सीटें जो थी वो कांग्रेस ने जीती थी और 73 सीट्स जो थी वो किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 356। पहली स्टेटमेंट है द गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि गवर्नर जो है वो ये रिकमेंड कर सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो वो डिसमिस कर दिया जाए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही है। और दूसरा है द प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन मस्ट बी रेटिफाइड बाय द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, यानी कि जैसे ही प्रेसिडेंट 356 आर्टिकल के अंदर जो है वो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगा तो 1 महीने के अंदर अंदर जो वो पार्लियामेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा। तो बताइए शाबाश, क्या इसका सही आंसर है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है ए, यानी कि 1 ओनली, कि जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन है यानी कि प्रेसिडेंट ने जब अनाउंस किया कि इमरजेंसी जो है वो लगेगी तो उसमें पार्लियामेंट के पास 1 महीने का टाइम नहीं होता है, पार्लियामेंट के पास कितने का टाइम होता है, 2 महीने का टाइम होता है, 2 मंथ्स का टाइम होता है। यही कारण है जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। अगर यहाँ पे 356 की जगह 352 आर्टिकल होता तो वहां पे अब हमें 1 महीने का टाइम जो है वो देखने को मिलता है जब पार्लियामेंट उसको 1 मंथ के अंदर अंदर जो है वो अप्रूव करना होता है। क्लियर, चलिए 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट है इट हैज बीन ए मल्टी मेंबर बॉडी सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है ऑल इट्स मेंबर्स हैव इक्वल पावर्स टू टेक द डिसीजंस। तीसरा है ऑल इट्स मेंबर्स आर अपॉइंटेड फॉर द 5 years टर्म। क्लियर, सारे के सारे लोग जो है वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। क्लियर, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका है बी, दैट इज सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। जब हम लोग पहली स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 में। तो जब 324 आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया तो वहां पे कहा गया कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और उसके अलावा उसमें कितने लोग होंगे, ये सारे के सारा जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाएगा। तो जब हम लोग आजाद हुए और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना शुरू किया तो इनिशियली जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, वो मल्टी मेंबर बॉडी नहीं था, क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक ही इंडिविजुअल को जो वो चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में अपॉइंट किया था। बाद में 1989 में यही जो सिंगल मेंबर है ये मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट हो गया। 89 इलेक्शन हुए, उसके बाद फिर से इसको डिसकंटिन्यू करके सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया।
बाद में अल्टीमेटली 1993 में जो इलेक्शन कमीशन हमारा है उसमें हमें 3 लोग देखने को मिलते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और दूसरे जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है। तो 3 लोग हैं और जब भी इनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि ये एक इंसान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो इसी का डिसीजन फाइनल होगा, जो भी ये डिसीजन लेंगे वो मेजोरिटी में लेंगे, यानी कि 2:1। तो अगर ये दोनों लोग एक साइड हो गए और चीफ इलेक्शन कमीशन उससे कमिश्नर जो उससे एग्री नहीं करता है तब भी डिसीजन जो वो लिया जाएगा। तो यही कारण है दूसरी स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और इनका 5 ईयर टर्म नहीं होती है, इनकी कितनी की टर्म होती है, 6 ईयर्स टर्म होती है और 65 ईयर्स विच एवर इज अटेन्ड अर्ली। क्लियर? अगर 6 साल पहले हो गए या 65 साल की किसी की एज होगी तो वो जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन से उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। तो यही रीजन है तीसरी स्टेटमेंट ये आपकी गलत है और आंसर जो आपका है वो है बी। क्लियर? चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा? इट हैज लेस पावर इन ऑल द सिचुएशंस एज कंपेयर टू द लोकसभा। इट हैज इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। क्लियर? कि हर स्टेट से राज्यसभा के इक्वल मेंबर आते हैं और पहला जो है कि लोकसभा से हमेशा ही हम लोगों को राज्यसभा जो है वो वीक देखने को मिलती है। तो करेक्ट आपने स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, क्योंकि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जब तक राज्यसभा अप्रूव नहीं करेगी तब तक डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। अगर मैं बात करूंगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो वहां पे सारे की सारी पावर जो है वो किसको दी गई है, वो राज्यसभा को दी गई है, या राज्यसभा और लोकसभा दोनों को दी गई है। यानी कि उन सिचुएशन में राज्यसभा दोनों जो लोकसभा है वो दोनों इक्वल, दोनों का इक्वल स्टेटस है। वहां पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है वो कमजोर है, वो वीक है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जब हम आर्टिकल 312 या 249 को रीड करते हैं तो वहां पे राज्यसभा हम लोगों को लोकसभा से ज्यादा पावरफुल देखने को मिलती है। जो आर्टिकल 312 है वो ऑल इंडिया सर्विसेज की क्रिएशन की बात करता है, जहां पे राज्यसभा उसकी जो है वो इनिशिएशन, उसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और 249 में राज्यसभा जो है वो ऑथराइज करती है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ पास कर सकता है। तो यही कारण है जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। और दूसरी स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है वो प्रॉपर जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन का फंडा या फॉर्मूला जो है वो चलता है। क्लियर? जैसे यूएसए की मैं बात करूंगा, वहां पे हर एक स्टेट से जो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। जिस राज्य की ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे यूपी की ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां से 31 लोग जो है वो राज्यसभा में जाएंगे। सिक्किम की पॉपुलेशन कम है, वहां से सिर्फ एक इंसान जो है वही राज्यसभा में जा पाएगा। क्लियर? तो यही कारण है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी आपकी क्या है, गलत है, और आंसर जो है वो आपका है डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? क्लियर? सीएजी के द्वारा कौन कौन से जो खाते हैं उनका ऑडिटिंग किया जाता है? एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। तो बताइए जरा शाबाश, जो सीएजी है वो किन किन की ऑडिटिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, किन किन खातों की जो ऑडिटिंग है वो सीएजी के पास रहती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है डी, यानी कि चाहे वो स्टेट की बात की जाए, देखिए चाहे वो कॉन्टिजेंसी फंड है, चाहे वो स्टेट का है चाहे सेंटर का, चाहे पब्लिक अकाउंट्स है स्टेट के हैं सेंटर के हैं। क्लियर? चाहे जो है वो आपके जो है वो कंसोलिडेटेड फंड्स हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन जो गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा ऑथराइज किया जाता है सीएजी को, तो सीएजी जो है वो उनकी ऑडिटिंग कर सकता है। यही कारण है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। क्लियर? डन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? तो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंगली जो है ये अंडर जो है वो हमारे देश में प्रोक्लेम की जाती है। 3 ग्राउंड्स वहां पे है। पहला ग्राउंड है एक्सटर्नल एग्रेशन, दूसरा है वॉर, और तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो इसका हिस्सा नहीं है। नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था, आर्म्ड रेबेलियन नहीं होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसको रिमूव कर दिया गया। और अब अगर आर्म्ड रेबेलियन होगा हमारे देश में, यानी यहाँ पे हथियार उठा लेंगे लोग देश के खिलाफ, तब 352 आर्टिकल को जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो यही कारण है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट? क्लियर? इज और आर करेक्ट आ जाएगा। पहला है ऑल द बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय ए मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? तो 3 स्टेटमेंट्स है, जल्दी से जो है वो अपना आंसर मार्क करिए कि क्या आंसर जो है वो इसका सही रहेगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका है वो है सी, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट इसलिए सही है कि जब मैं बिल्स की बात करूंगा तो बिल आपके प्राइवेट बिल भी होते हैं,
आपके ऑफिशियल बिल भी होते हैं। प्राइवेट बिल जो है वो किसी भी एमपी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर नहीं है, उसके द्वारा भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और जो ऑफिशियल बिल्स होते हैं वो आपके मिनिस्टर्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। सेकंड है जो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट का जो प्रायर अप्रूवल है उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यही कारण है जो आपका आंसर है वो है सी। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ये पीसीएस में भी पूछा गया था, क्लियर। ये है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड that's it led endeavor of every state provide facility for instruction in mother language of the family, a stage of education to child belonging to the linguistic minority groups। क्लियर कि भाषा के लिए जो है वो कौन से आर्टिकल में जो है वो जिक्र किया गया है, तो वो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, दैट इज 350A आर्टिकल। तो 350A आर्टिकल पढ़ दीजिए। इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स। क्लियर। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट की है इसको इंप्लीमेंट करने की। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड होपफुली आप लोगों ने जो इन एमसीक्यूज को प्रॉपरली सॉल्व किया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए